बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज हमारी एमडीकेट फिज़िक्स की एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नम्स 2022 के तमाम एमसीक्यूज़ और उनके सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एग्ज़ाम को सॉल्व करने से पहले उस एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने तमाम चैप्टर्स को उनके वेटेज के लिहाज से डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है और उसमें से कितने नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे पास में नम्स 2022 का सबसे पहला एमसीक्यूज़ है टॉपिक नंबर 1 में से, मोशन एंड फोर्स। तो इसमें कहते हैं 2 बसेज मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली क्रॉस ईच अदर वाइल मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें 2 बसेस दिखाई गई हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, कुछ इस तरह से। तो इसमें कहता है वेलोसिटी ऑफ वन बस रिलेटिव टू द अदर बस विल बी। तो एक बस की वेलोसिटी कितनी होगी दूसरे के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, तो अगर हम 2 बॉडीज़ की वेलोसिटी को कंपेयर करें तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर वेलोसिटी, इसको रिलेटिव वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। और रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का हमारे पास में एक फार्मूला होता है, वी आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो थीटा है वो दोनों बॉडीज़ के दरमियान का एंगल होता है। अगर तो वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंगल 0 बनेगा, अपोजिट मूव कर रहे हैं तो थीटा 180 डिग्री होता है, और अगर वो परपेंडिकुलरली मूव करेंगे तो हमारे पास में एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इसमें जो भी सिचुएशन हो उसको हम इस फॉर्मूले में यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। बट होता क्या है कि इससे जब हम सॉल्व करते हैं ना चीज़ों को, तो एक लेंथी अप्रोच हो जाती है। तो इससे क्या करते हैं, हम टाइम बचाने के लिए एक और आसान शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने गिवन क्वेश्चन के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो हमारा एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो अगर हम cos 180 लिखेंगे तो cos 180 हम जानते हैं -1 के बराबर होता है। तो -1 इस माइनस को प्लस कर देगा। तो जब इस पूरे फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपली आंसर आएगा वी आर इज़ इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। यानी कि ये बात आप याद रखें कि जब भी 2 बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उनको सम करने से बनेगी। एंड जब भी 2 बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उनको माइनस करने से आती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो अगर हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 किलोमीटर पर आवर, जो कि सी ऑप्शन है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। एमसीक्यू नंबर 2 में है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड। तो ये सिंपली हमारे पास में डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। एमसीक्यू नंबर 3 है एन इलास्टिक कोलिजन इज़ द वन इन विच। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोलिजन्स की, तो कोलिजन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड होती है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, और इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व नहीं होती, वो सेम नहीं होती। लेकिन टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या फिर इन इलास्टिक कोलिजन हो। तो हमसे पूछा गया है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, तो हम कह सकते हैं एक ऐसी कोलिजन जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, उसका मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ नॉट कंजर्व, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, तो ये करेक्ट है। तो बीटा ऑप्शन अपना बन सकता है। तो बाकी ऑप्शन में देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व बट टोटल एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, ये भी रॉन्ग है। मोमेंटम इज़ कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है यहाँ पर वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो कौन सी चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एक्शन एंड रिएक्शन हैज़ द सेम वैल्यू। तो ये बेसिकली ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ में,
तो अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, तो पहला ऑप्शन ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एक्शन एंड रिएक्शन हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो अगर F1 हमारे पास में एक्शन है जो दीवार पे फोर्स लग रही है, एंड F2 अगर उसका रिएक्शन है जो दीवार आप पे फोर्स लगा रही है, तो इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमेशा सेम होती है, ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है एक्शन एंड रिएक्शन कैन कैंसिल ईच अदर। बेसिकली ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। लास्ट ऑप्शन है एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि अब देखो अगर एक्शन आप दीवार पे करोगे तो रिएक्शन जो है वो आपके ऊपर होगा, तो दीवार आप पर रिएक्शन करेगी। तो एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पर नहीं होते, यानी कि हमारे पास में जो सी ऑप्शन है वो इसका रॉन्ग ऑप्शन है, वो ठीक नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन कैंसिल हो जाते हैं। तो वो कभी भी कैंसिल नहीं होते। अगर वो बैलेंस हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बॉडी कभी भी मूव नहीं कर सकती। तो ये इसमें एक लॉजिक है। तो एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। MCQ नंबर 5 है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ। तो किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, तो इसका फॉर्मूला होता है R=VI² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई G। अब यहाँ पे ना जो रेंज है इसका एंगल के साथ यानी साइन ऑफ 2 थीटा के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो साइन ऑफ 2 थीटा है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, देन हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम आएगी। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व आउट कर लें, साइन को जब हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर तो बनेगा 2 थीटा = साइन इन्वर्स ऑफ 1, और हम जानते हैं साइन और इन्वर्स ऑफ 1 जो है ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से थीटा निकालना चाहते हैं तो 2 को जब हम दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री हमारा एक ऐसा एंगल है जिस पर जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होती है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। MCQ नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स हैव द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये बताना है कि किस पेयर के लिए जो रेंज है वो सेम होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें ना एक ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट है जो आपको याद रखना है यहाँ पे, कि अगर हम दो एंगल्स को जमा करें और उनका जो सम है वो 90 डिग्री बन जाए, यानी कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल्स पर जो रेंज है आपकी वो हमेशा सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक डायग्राम है आपके पास में, यहाँ पर देखें तो हमारे पास में 3 एंगल्स हैं 30, 45 और 60। तो 45 पर हमने अभी देखा है कि रेंज हमारी मैक्सिमम होती है, तो बाकी जो दो एंगल्स हैं 30 और 60 अगर आप इनको जमा करो तो इनका जो सम है वो बनेगा 90 डिग्री। तो देखो 30 और 60 पर रेंज सेम आ रही है। तो अगर यही लॉजिक हम अपने गिवन ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन का सम 90 नहीं बनेगा, बीटा का भी 90 नहीं बनेगा, सी ऑप्शन देखो 75 + 15 ये 90 बन रहा है। तो यानी कि इन पर जो रेंज है हमारी वो सेम होगी, और जो डेल्टा ऑप्शन है उनका सम भी 90 नहीं है। तो अगर दो एंगल्स का सम 90 हो तो रेंज हमेशा सेम होती है। तो ये ट्रिक यहाँ पे आप यूज़ करो। MCQ नंबर 7 है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। तो हमने ये बताना है कि किस एंगल पर जो हाइट और रेंज है वो हमेशा सेम होते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं है, हमारे पास में कंडीशन गिवन है कि रेंज जो है वो बराबर है हाइट के। तो इसमें आप इन दोनों के फार्मूले को कंपेयर करोगे तो रेंज का फार्मूला होता है VI² sin 2 थीटा ओवर G, और हाइट का फार्मूला होता है VI² sin² थीटा बाई 2G। तो दोनों साइड से VI² और G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा sin 2 थीटा = sin² थीटा बाई 2। तो साइन ऑफ 2 थीटा जो है ये बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा = sin² थीटा बाई 2, वैसे का वैसा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा क्या कि दोनों साइड से एक साइन हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास में ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये दूसरी तरफ आके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 4 cos थीटा = sin थीटा। अब यहाँ पर जो cos ऑफ थीटा है अगर हम इसको साइन के साथ कर दें डिवाइड तो ये बन जाएगा साइन ऑफ cos थीटा, साइन ओवर cos थीटा जो कि बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। तो अगर हमें यहाँ से थीटा कैलकुलेट करना है तो tan इधर आके बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4 जो कि बराबर होता है 76 डिग्री के। तो ये आप वैसे भी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि 76 डिग्री हमारे पास में एक ऐसा एंगल है
जहाँ पर हाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमेशा सेम होते हैं। तो हमारा डेल्टा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 8 है, द एक्सप्लोजन ऑफ अ एक्सप्लोसिव मटेरियल इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। तो बेसिकली ये हमारे बुक लाइन की जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लोजन ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, जैसे एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो वो किसकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, तो अगर आप एक बॉम्ब को ड्रॉप करते हो तो उसके फ्रैगमेंट्स जहाँ जहाँ पे गिरते हैं आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारे पास में एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि इसमें हमारे शेल यानी कि बॉम्ब का जितना मोमेंटम होगा वो सारा उसके फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रहेगा। तो उसको हम वेक्टर सम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा अल्फ़ा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 9 है, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू। तो बेसिकली अगर आप हॉर्स पावर की बात करो तो ये हमारे पास में यूनिट होता है पावर का, जो कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ पावर है। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो राइट। एमसीक्यू नंबर 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज़ इक्वल टू। तो हमारे पास में पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी किसके बराबर होता है। तो ये बेसिकली पावर का फॉर्मूला है जो आपसे सिंपली उसने स्टेटमेंट में पूछ लिया है। तो आपका डेल्टा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू। तो हमारे पास में जो 1 किलोवाट आवर है वो किसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो किलोवाट आवर है बेसिकली ये कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल पावर का। तो अगर हम 1 किलोवाट आवर को सॉल्व करें तो 1 किलोवाट ये बराबर होता है 1000 वाट के, और 1 आवर में हमारे पास में जो है वो 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकंड। तो 10⁻6 जो होता है ये बराबर होता है मेगा के, और वॉट सेकंड जो है ये बराबर होता है जाउल के। तो ये बनेगा 3.6 मेगा जाउल। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 12 है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पोजीशन ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल सच दैट बॉडी इज़ नेवर एक्सेलरेटेड इज़ कॉल्ड। तो एक्चुअल में ये हमारे पास में एक डेफिनेशन है। अब इसको पहले समझते हैं। तो सपोज़ कर लो ये हमारे पास में अर्थ सरफेस है। तो अगर आप अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को ऐसे पॉइंट तक लेके जाते हो जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है, तो इस पॉइंट पर हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये होता है इन्फिनिटी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे पहुंच के बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं करती, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है यहाँ तक जाने के लिए, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और इसका हमारे पास में फॉर्मूला होता है यू जी इज़ इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। तो कैपिटल एम होता है मैस ऑफ द अर्थ, और स्मॉल एम है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे पास में सिंपली एक डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट बन जाएगा। एमसीक्यू नंबर 13 है, इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप स्पीड को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहा है कि v को आप डबल कर दो। तो जब हम v को 2v करेंगे तो हमारे पास में जो 2v का स्क्वायर है वो बन जाएगा 4v²। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करें तो ये 2 बचेगा, तो 2mv² वैसे का वैसा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पर वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 14। इसमें कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 2 हॉर्स पावर इज़ इंस्टॉल्ड ऑन एन इंडस्ट्रियल यूनिट, इट्स पावर इज़। तो एक मोटर है जिसकी पावर 2 हॉर्स पावर है, तो हमें बताना है कि उसकी पावर कितनी होगी वाट के अंदर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास में 1 हॉर्स पावर जो है वो बराबर होता है 746 के 6 वाट के। तो अगर हमारी मोटर की जो पावर है वो 2 हॉर्स पावर है, तो आप 2 को 746 से मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास में आंसर आएगा 1492 वाट। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 15 है 1 रेडियन। अब एक रेडियन कितना होता है, बेसिकली ये भी इन्फॉर्मेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि अल्फ़ा ऑप्शन है। वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो पूरे सर्कल में हम जानते हैं 360 डिग्री होते हैं, जो कि 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर हम एक रेडियन की बात करें तो 2 पाई 360 से हो गया डिवाइड,
और अगर हम 360 को 2 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 180/पाई। तो अगर आप 180 को पाई से डिवाइड करो यानी कि 3.14 से, तो इसका आंसर आएगा 57.3 डिग्री। तो एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है, यानी आपका अल्फ़ा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। 16 MCQs है, द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट इज़ कॉल्ड। तो किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास में सिंपल सी एक डेफिनेशन है क्रिटिकल वेलोसिटी की। तो किसी भी सैटेलाइट को जब हम उसके ऑर्बिट में पहुंचाते हैं तो जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है v=√g r, और अर्थ सरफेस से अगर आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको जहन में रखने हैं आप लोगों ने। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 17 में हमसे कहता है आ रोटेटिंग व्हील कंप्लीट्स 12 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे ना हमारे पास में वो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन हैं एक व्हील कंप्लीट करता है वो 12 रेवोल्यूशन है, और हम जानते हैं एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो अगर आप इस व्हील का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो तो ये बनेगा डेल्टा थीटा = 12 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, तो ये बनेगा 24 पाई रेडियंस। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा यानी कि उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है 24 पाई रेडियंस, और टाइम हमारे पास में है 4 सेकेंड। तो अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 6 पाई रेडियंस पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में पाई की वैल्यू होती है 3.14। अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 3 बार 18, तो ऑलमोस्ट 18.8 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर बन जाएगा, जो कि हमारे गिवन ऑप्शन में से चार्ली ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 18 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो अगर हम इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें तो वो होता है AC=V²/R या फिर R⍵², और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारा बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 19 है, इफ़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज़ 1 सेकेंड देन पीरियड ऑफ 16 m विल बी। तो एक बॉडी है जिसको आपने स्प्रिंग से अटैच कर रखा है, अगर उसका मास m हो तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, और अगर आप मास को 16 m कर दो तो टाइम पीरियड क्या होगा उसका। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मास स्प्रिंग सिस्टम की तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास में होता है T=2 पाई √m/k। अब यहाँ से अगर हम देखें फार्मूले को तो टाइम का मास के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मास को 16 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो जो टाइम पीरियड है वो 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 टाइम इंक्रीज़ करेगा। तो अगर पहले उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड था तो हमारे पास में बाद में उसका 4 टाइम हो जाएगा यानी कि 4 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका C ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 20 है, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू। तो हमारे पास में जो साउंड की लाउडनेस है ना, अगर हम इसके फैक्टर्स देखें जिन पर ये डिपेंड करती है तो वो कुछ फैक्टर्स ये होते हैं। पहला है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जिसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक होता है। सेकंड है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जिसके स्क्वायर के साथ इसका डायरेक्ट लिंक होता है। और तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी जिसके साथ लाउडनेस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे MCQs में। तो फिर हम कहते हैं कि अगर हम बात करें पिच की, फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की, तो इनका भी आपस में एक रिलेशनशिप होता है। जो पिच ऑफ द साउंड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी का। पिच हम कहते हैं कि किसी भी साउंड के जो श्रिलनेस है उसको पिच का नाम दिया जाता है। कोई आवाज़ बारीक या भारी होती है उसको पिच कहते हैं। तो ये जो पिच है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर,
और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो पिच ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इन्वर्सली। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब हमारे पहले 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो लाउडनेस का लॉग ऑफ इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो हमारा डेल्टा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 21 है, जिसमें कहता है द इंक्रीज़ इन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फॉर ईच डिग्री राइज अबव 0 डिग्री सेल्सियस इज़। तो वो कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करें तो साउंड की स्पीड में कितना इंक्रीमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ना साउंड की स्पीड की किसी भी टेम्परेचर T पर, तो उसका फॉर्मूला होता है VT = V0 + 0.61 T। यहाँ पर जो VT है वो स्पीड ऑफ साउंड होती है किसी भी टेम्परेचर पर। V0 होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड जो कि 332 होती है, और T हमारे पास में होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर हम देखें फॉर्मूले को, तो टेम्परेचर का VT के साथ डायरेक्ट लिंक है। तो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से 0.61 इंक्रीमेंट आएगा साउंड की स्पीड में। तो हमारा जो C ऑप्शन है यहाँ पर वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 22 है कि क्रेस्ट ऑफ अ वेव एक्ट एज। तो क्रेस्ट जो है वो किस डिवाइस की तरह काम करता है, किस लेंस या मिरर की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें अपनी वेव की, तो हम जानते हैं कि वेव का जो मीन पोजीशन से ऊपर वाला पोर्शन होता है जो कि आउटवर्ड थोड़ा उभरा हुआ होता है, उसको कहते हैं क्रेस्ट। और जो मीन पोजीशन से लोअर पोर्शन होता है जो डाउनवर्ड बेंट होता है, उसको कहते हैं ट्रफ। तो अगर हम अपनी बात करें ना कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है, यानी कि जिसकी जो सेंट्रल सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व होती है, उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो वो कुछ इस तरह का होता है जिसकी सेंट्रल सरफेस जो है वो इनवर्ड कर्व होती है। तो अगर आप इसको रिजेंबल करो अपनी डायग्राम से, तो अब देखो हमारा जो क्रेस्ट है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो हमारा जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो सरफेस है वो भी बाहर की तरफ कर्व होती है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है ये बिहेव करता है एज आ क्रेस्ट। क्रेस्ट जो है वो बिहेव करता है एज आ कन्वेक्स लेंस। और अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो वो सेंटर से डाउनवर्ड कर्व होता है, इनवर्ड होता है वहाँ पे। इसी तरह से इसको कंपेयर करो आप ट्रफ के साथ, तो हमारा जो ट्रफ है वो भी इनवर्ड कर्व्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। तो इस तरह से ट्रफ जो है वो रिजेंबल करता है कनकेव लेंस से। तो हमारा MCQs है कि क्रेस्ट किसकी तरह बिहेव करता है, तो हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस की तरह, और जो ट्रफ है वो बिहेव करता है कनकेव लेंस की तरह। MCQ नंबर 23 है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड। एक वेव एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर करती है उसको क्या कहते हैं। तो सिंपली हमारे पास में डेफिनेशन है कि एक वेव एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जब डिस्टेंस कवर करती है उसको 1 वेवलेंथ कहते हैं, और एक वेवलेंथ कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन उसको एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है, और वो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, तो हमारा अल्फा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 24 है, इसमें कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ना स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूले की, तो ये हमारे पास में होता है गैमा P/ρ का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास में जो प्रेशर है ना, इसका डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो तो गैस की जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल के पास आने से वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर प्रेशर के इंक्रीज़ होने से डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो हमारा जो रेशो है P/ρ ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस वजह से जो साउंड की स्पीड है वो भी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जो साउंड की स्पीड है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट हो तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी, डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर भी और मॉइस्चर के ऊपर भी, लेकिन वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। C ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 25 है थर्मोडायनामिक्स का। इसमें कहता है द थर्मोडायनामिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है इसको क्या कहते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस।
तो थर्मल से आप याद रखो कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेकंड होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो सिस्टम में हीट एंटर होती है और ना ही सिस्टम से हीट बाहर आती है, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें क्यू कांस्टेंट रहेगा। तीसरे नंबर पर आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो बैरिक आप याद रखो बैरोमीटर से जो प्रेशर को मेजर करता है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो इसको आइसोबैरिक कहते हैं। और चौथा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हमारा क्वेश्चन है अबाउट प्रेशर का, तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। MCQ नंबर 26 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ बेस्ड अपॉन। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो इसमें लेट से आपके पास मेरा गैस है, तो जब हम इसको हीटअप करेंगे तो हमारी टोटल हीट का कुछ हिस्सा यूज़ हो जाता है इस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने में, और जो रिमेनिंग हीट होती है वो यूज़ हो जाती है वर्क करवाने में। तो हमारी जो टोटल हीट है वो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाती है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और ये तीनों की तीनों हमें पता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, तो हमारी टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहती है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये बेसिकली स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। MCQ नंबर 27 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। इसमें कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पूछ रहा है, जो कि हमारे पास में होती है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 28 है जो कि ETA 2022 में भी रिपीट हुआ था आपका। तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ गिवन बाय। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर की, तो इसका फार्मूला होता है हाफ QV। और कैपेसिटर के लिए हम जानते हैं Q जो है वो CV के बराबर होता है। तो अगर हम Q को CV से रिप्लेस करें तो हमारा फार्मूला बनेगा U इज़ इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर या हाफ CV स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू रिप्लेस करेंगे Q/C के साथ पहले वाले फार्मूले में, तो हमारा फार्मूला बनेगा 1/2 Q²/C। तो हमारे जो गिवन ऑप्शन है उनमें से अगर हम देखें तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट है, CV² या हाफ CV स्क्वायर। MCQ नंबर 29 है इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में ना दो डिवाइसेस हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती हैं। एक है कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और इसका फार्मूला होता है U इज़ इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² AD। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, A उसका एरिया, और D हमारे पास में प्लेट्स की सेपरेशन होती है। एंड सेकंड डिवाइस है इंडक्टर्स जो कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, और इसका फार्मूला होता है हाफ B²/μ0 AD। तो B हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और μ0 हमारे पास में एक कांस्टेंट है यहाँ पर। तो गिवन ऑप्शन में उसने पूछा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 30 है अ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन मेटल्स इज़ proportional to the applied voltage as long as temperature of a conductor is kept constant it is the statement of। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास में ये स्टेटमेंट है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। तो ये स्टेटमेंट है ओहम्स लॉ की। तो हमारे पास में इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 31 है द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल इंक्रीजेज विद। तो हमारे पास में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ना कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उनमें से एक होता है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिस्टम की रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि कोलिजन्स ऑफ एटम जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। रेजिस्टेंस का प्रेशर के साथ कोई लिंक नहीं होता, तो प्रेशर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो MCQ नंबर 32 में हमसे पूछते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग वायर वेरीज विद। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर का रिलेशनशिप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ना एक स्ट्रेट वायर की, तो उसके इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और आउटसाइड भी। तो हमारा जो इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड है ना
उसका अगर हम फार्मूला देखें तो वो होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r² इंटू स्मॉल r। अब जो कैपिटल R है ये हमारे पास में उसका डिस्टेंस है सेंटर से सरफेस तक, और जो स्मॉल r है ना यहाँ पे, ये बेसिकली ये अब देखो ब्लू लाइन डायग्राम में नज़र आ रही है इंटरनल वायर के अंदर पॉइंट 2 के ऊपर, तो ये उसका इंटरनल रेडियस है जो डायग्राम में फ़िलहाल दिखाया नहीं गया यहाँ पे। तो अगर हम B का R के साथ रिलेशनशिप देखें तो ये डायरेक्ट लिंक होता है, तो हमारी इन साइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो R के साथ डायरेक्टली चेंज होती है, यानी इसका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अगर हम बात करें वायर के आउटसाइड, जो कि बड़ा सर्कल दिखा रखा है ब्लू कलर में पॉइंट 1 का, तो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो फार्मूला होता है वो होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई स्मॉल r। अब जो स्मॉल r है वो वायर के सेंटर से आउटसाइड तक का डिस्टेंस है, जिसका B के साथ डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो हमारे पास में जो लेफ़्ट साइड वाला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये शो करती है डायरेक्ट रिलेशनशिप को, यानी कि इन साइड द वायर, और जो राइट साइड वाला ग्राफ है जो कर्व है बेसिकली, ये शो करती है इन्वर्स रिलेशनशिप को, यानी कि आउटसाइड द वायर। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट जिसको आपने कैरी करना है यहाँ पे। तो उसने हमसे इनसाइड पूछा है, तो इनसाइड उसका डायरेक्ट लिंक होता है। MCQ नंबर 33 है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज़। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ना मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो ये हमने बताया मैक्सिमम कब होता है, तो इसका फार्मूला हमारे पास में होता है फाई B इज इक्वल्स टू B.A विच इज़ इक्वल्स टू BA कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एंगल है वो वेक्टर B और वेक्टर A का एंगल होता है। तो अगर हम डायग्राम को देखें तो अब देखो यहाँ पे ना अगर एक सरफेस है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखो, तो जो वेक्टर एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइन इसमें से पास करेंगे। तो इस केस में हमारा जो एंगल है एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का ये बनेगा 0 डिग्री। तो अगर हमारे पास में एंगल 0 डिग्री हो तो ये बनेगा फाई इज इक्वल्स टू BA कॉज ऑफ 0, और हमें पता है कॉज ऑफ 0 1 के बराबर है, तो हमारा ऑप्शन आएगा BA जो कि मैक्सिमम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमेशा तब होता है जब हमारा एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का ये 0 डिग्री होता है। MCQ नंबर 33 है, लेंज़ेज लॉ इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज़ेज लॉ किस लॉ पर बेस करता है, तो ये हमारी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेंज़ेज लॉ हम सब जानते हैं, ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन का एक फंडामेंटल लॉ माना जाता है। तो इसका हमारे पास में जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 35 MCQ हमारे पास में है, इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल थंब इंडिकेट्स। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है इसमें जो थंब है वो क्या इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो थंब है ना, ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा होता है। जो हमारी 4 फिंगर है, ये वाली फिंगर ब्लू कलर में जहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है जिसमें ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है, ये रिप्रेजेंट करती है इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस्ड EMF को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कंडक्टर है, तो अगर ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा थंब आ जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में। और अगर आपने 4 फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, तो हमारा जो मिडिल फिंगर है, 3rd फिंगर, वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस EMF को। तो उसने हमसे थंब के बारे में पूछा है, तो हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर। तो इसका अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 36 है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम देखना ऑप्शंस को, तो इसमें रेक्टिफिकेशन तो काम करती नहीं, तो इन्हें आपके पहले 2 ऑप्शन तो यहाँ से निकल गए, बाकी बचेगा C और D ऑप्शन। तो हमारे पास में सेल्फ इंडक्शन होती है कि अगर एक कॉइल है उसमें हम करंट को चेंज करो, उसी में करंट इंड्यूस हो जाए, तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो उसमें ना 2 कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी कॉइल और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो उसके करंट के चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में करंट या फिर EMF इंड्यूस हो जाती है, तो ये प्रोसेस कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, यानी कि D ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है।
MCQ नंबर 37 है, द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज़ कॉल्ड। तो ये MCQ ETA 2022 में भी रिपीट हुआ है। तो ये सिंपली हमारे पास ना डेफिनेशन है रेक्टिफिकेशन की, कि कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो हमारा C ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 38 है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट AC इंटू DC इज़ कॉल्ड। तो एक ऐसी डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करती है उसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं ना AC को DC में कन्वर्ट करने की, तो ये प्रोसेस होता है रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर्स, जो बेसिकली हमारे पास में दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगर आप दोनों सर्किट्स को देखें तो हमारे पास में यहाँ पे हम डायोड यूज़ करते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर्स डायोड होते हैं। तो बेसिकली AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है वो डायोड से बना होता है। तो इसका D ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास में MCQ नंबर 39 है, टॉपिक नंबर 11। इसमें कहता है कि अ 32 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेज एंड रिमेन 2 ग्राम आफ्टर 60 डेज़। एक 32 ग्राम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो टूट करके 2 ग्राम में आता है 60 दिन के अंदर अंदर। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हमें क्या बताना है, उसकी हाफ लाइफ बतानी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना जब आपने हाफ लाइफ निकालनी होती है तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक होता है टोटल टाइम जो कि 60 डेज़ उसने बता रखा है, और दूसरा होता है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो कि हमें नहीं पता। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ना सिंपल से आप क्या करोगे, जो भी आपकी अमाउंट है प्रेजेंट अमाउंट, आप उसको हाफ़ करते जाओ और उसको आप फाइनल तक लेके जाओ जो आपको गिवन है वहाँ पे। तो जैसे हमारी इनिशियल अमाउंट है 32 और फाइनल है 2 ग्राम, तो देखो इसमें कितनी हाफ लाइफ जाती हैं। तो अगर आप 32 का हाफ़ करोगे यानी कि 16 ग्राम, तो हमारी एक हाफ लाइफ पास हो जाएगी। अगर हम 16 ग्राम का हाफ़ करें 8 ग्राम तक आएँ तो हमारी 2 हाफ लाइफ पास हो जाएंगी। अगर हम 8 ग्राम का हाफ़ करें 4 ग्राम तो 3 हाफ लाइफ्स गुजर जाएंगी। और अगर हम 4 ग्राम का भी हाफ़ करें 2 ग्राम तो हमारी 4 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी। तो यानी कि 32 ग्राम से 2 ग्राम तक आने के लिए हमारी 4 हाफ लाइफ्स जो हैं वो पास आउट हो जाएंगी। तो जो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ है यहाँ पे वो 4 हो जाएगा। तो हमने बताना है कि उस एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है। तो सिंपली हमारे पास में फॉर्मूला होता है टोटल टाइम T डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ़ हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम हमारे पास में 60 डेज़ है और जो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ है यहाँ पे वो 4 के इक्वल है। तो 60/4 हमारा ऑप्शन आएगा 15 डेज़, यानी कि अल्फ़ा ऑप्शन हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 40 है जो कि लास्ट MCQs है हमारा यहाँ पे। वो कहता है 1 ग्रे इज़ इक्वल टू। तो 1 ग्रे किसके इक्वल होता है ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आप देखो ग्रे होता क्या है। तो ग्रे या GY ये एक्चुअली हमारे पास में यूनिट होता है एब्जॉर्ब्ड डोज का। तो अगर आप एब्जॉर्ब्ड डोज को डिफ़ाइन करो तो हम कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास इज़ कॉल्ड एब्जॉर्ब्ड डोज। तो कोई बॉडी कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है उसके यूनिट मास में एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब्ड डोज कहते हैं। अब यहाँ से अगर इसका हम यूनिट बनाएं तो एनर्जी का यूनिट होता है जाउल और मास का होता है किलोग्राम। तो ये बनेगा जाउल पर किलोग्राम जो कि बराबर होता है ग्रे के। तो 1 ग्रे जो है वो 1 जाउल पर किलोग्राम के बराबर होता है, यानी कि हमारा जो बीटा ऑप्शन है यहाँ पर वो राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में थे आज के सारे MC। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।